वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक और मॉडल की जो कि है मेलर और प्रतिमान, यानी कि ये मॉडल जो कि बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है बाहुमॉल के मॉडल से। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि बाहुमॉल का मॉडल जो हमने देखा कि उन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिलाकर अपना ये मॉडल दिया था जो कि 1952 में दिया था। क्लियर है। उन्होंने कहा कि कैश का अमाउंट हमें पता है, हमें ज्ञात है और वो फिक्स्ड है, यानी जब भी हम डेली रूटीन में जब भी कैश का रिक्वायरमेंट चाहिएगा वो एक जैसा हमको चाहिएगा। लेकिन ये मॉडल जो है वो बिल्कुल इनसे डिफरेंट मॉडल है। किसका? मेलर और का सिद्धांत जो कि 1966 में दिया गया। क्लियर है आपको? बात करते हैं इस मॉडल के बारे में कि ये मॉडल क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है उसके लिए। देखिए, बाहुमॉल प्रतिमान का जो आप कह सकते हैं उन सिचुएशन में सही नहीं रहता है, यानी कि जो बाहुमॉल ने जो दिया था सिद्धांत वो उस सिचुएशन में सही नहीं होगा जहां पे कैश का जो डिमांड है वो आपकी अनसर्टन हो, जहां पे हमें कैश की अमाउंट का पता नहीं हो या कैश की राशि हमारी निश्चित नहीं हो, वहां पे बाहुमॉल का मॉडल सक्सेस नहीं होता है। क्लियर है। यानी कि बाहुमॉल के मॉडल के लिए हमें कैश की अमाउंट का पता होना चाहिए कितनी डिमांड हो रही है, लेकिन जब हमें कैश के अमाउंट का पता नहीं हो कि हमारी संस्था में कितना कैश चाहिए, यानी कि कैश अमाउंट अनिश्चित हो या उसका बिल्कुल हमें पता नहीं हो, तो हमें इस सिद्धांत की आवश्यकता होगी जो कि मेलर और का सिद्धांत है। क्लियर है। इस मॉडल में जो आप कह सकते हैं ये जो मॉडल है वो कंट्रोल प्रिंसिपल पे आधारित है, यानी नियंत्रण सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो कंट्रोल प्रिंसिपल था यानी नियंत्रण सिद्धांत था उसमें कैश का जो डिमांड होता है वो अननोन होती है, यानी रोकड़ की मांग क्या होती है? अज्ञात होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत का मेन चीज क्या है कि रोकड़ की जो राशि है वो अज्ञात है, यानी अननोन है, हमें पता नहीं है, अनसर्टन है। क्लियर है। इस मॉडल में हम कह सकते हैं कि हमें ट्रांजैक्शन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं पता हो तो ये सिद्धांत काम आ सकता है, यानी कि हमें पता नहीं है ट्रांजैक्शन कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे हमारा ये सिद्धांत वर्क कर सकता है। तो इस सिद्धांत में आपको कुछ पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। जब आप स्टार्ट करें इस मॉडल को लिखना, अगर आपके एग्जाम में आता है थ्योरी में, तो ध्यान रखिएगा कि मेलर और का जो सिद्धांत है वो 1966 में दिया गया था। क्लियर है। और ये है एक नियंत्रण सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? नियंत्रण सिद्धांत पे, यानी कंट्रोल कंसेप्ट पे आधारित है। क्लियर है। जिसमें रोकड़ की राशि क्या होती है? अज्ञात होती है। ठीक है। ये मॉडल जो है वो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट लेके आता है। जैसे इस मॉडल में 3 पॉइंट होते हैं। क्या क्या पॉइंट होते हैं? देखिए, एक होता है एच ओ आप कह सकते हैं और एक होता है जेड। एच का मतलब होता है अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ कैश बैलेंस, ओ का मतलब होता है द लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ कैश बैलेंस और जेड का मतलब होता है रिटर्न पॉइंट फॉर कैश बैलेंस। क्लियर है। ये 3 वर्ड आपको पता होने चाहिए। 3 वर्ड क्या बता रहा है? अपर का मतलब क्या हो गया? अपर सीमा पर कंट्रोल करना। फिर है रोकड़ से इस अपर नियंत्रण सीमा पर। देखिए यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। इसके लिए देखिए, देखिए इसको हम जो ये 3 पॉइंट आपको बताए मैंने, उस तीनों पॉइंट को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एक डायग्राम से। अभी हमने एच, जेड और आपके ओ की बात की। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम सिचुएशन बनाएं तो ध्यान रखिएगा, ये जैसे कि ये लिमिट है, ठीक है,
ये एक डायग्राम से हम इस मॉडल को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखिए H का मतलब क्या हो गया, ये आपका H का मतलब हो गया ये एक कैश का हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है, यानी कि जब कैश बैलेंस H पॉइंट को टच करती है तब उसे Z पॉइंट पर लाने के लिए क्या करना होगा, जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं उसे परचेज करना होगा। यानी कि सिंपल है, ये जो है H क्या कहलाता है, अपर पॉइंट। क्या कहला रहा है, H का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा अपर पॉइंट कहलाएगा। क्लियर। और ये आपका O क्या कहलाएगा, लोअर पॉइंट, और Z आपका कहलाएगा रिटर्न पॉइंट। क्लियर है। तो यहां पे ये कह रहा है कि जब आपकी संस्था कैश बैलेंस H को टच करती है, H को जब टच करती है तब आपको क्या करना है, जब H को टच करे इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, आपके पास कैश बैलेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, तब आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे। क्या करेंगे, परचेज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्लियर है। क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ गया है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कब करेंगे, अपर बैलेंस पे। कब, जब आपका कैश बैलेंस जब H पॉइंट को टच करेंगे तब आप परचेज करेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि आपके पास बैलेंस बहुत ज़्यादा आ गया, तब आप वापस इस पॉइंट पर आ जाएंगे। क्लियर है। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि आपका पैसा कहाँ चला गया है, सिक्योरिटी को खरीदने में, तो पैसा कम हो गया तो वो किस पॉइंट पर आ जाएगा, Z बिंदु पर। क्लियर है। अगर सपोज दैट आपका पॉइंट है यहाँ O को टच करता है, ठीक है, जब आप कह सकते हैं जब कैश बैलेंस आपके लोअर पॉइंट को टच करती है तो इसे हमें Z पॉइंट पे वापस लाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब इसको टच करेगा तब हम करेंगे सेल करेंगे, बेचेंगे। क्या बेचेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्लियर है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप सेल करोगे तो सेल करने से आपके पास में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, और आप इस पॉइंट पे Z पॉइंट पे आ जाओगे। क्लियर है। ये कहलाता है, इसीलिए इसे कहते हैं रिटर्न पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, रिटर्न का मतलब क्या हो गया, वापस लौटना। ठीक है। अब सिंपल है, जब आपके पास पैसा ज़्यादा है तब जब यानी आप H यानी कि अपर पॉइंट को टच कर रहे हो तो वहां पे आप परचेज करोगे मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि आपके पास बैलेंस ज़्यादा है तो पैसा चला जाएगा आपके पास, तो और सिक्योरिटीज आपके पास आ जाएगी। तो पैसा जब चला जाएगा तो वो जीरो यानी कि Z पॉइंट पर वापस आ जाएगा। लेकिन जब आपका संस्था है वो अगर O पॉइंट को टच कर रही है यानी कि इस पॉइंट को, लोअर पॉइंट को, तब आपको सिक्योरिटीज को क्या करना है, सेल करना है, ताकि आप रिटर्न पॉइंट यानी Z पर आ पाओ। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो Z की अमाउंट है वो बराबर कह सकते हैं कैश बैलेंस का एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस माना जाता है। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, ये जो Z है ये होता है अनुकूलतम। क्या कहलाता है, अनुकूलतम, यानी कि ऑप्टिमम बैलेंस। अनुकूलतम कह सकते हैं, अनुकूलतम रोकड़ शेष यानी ऑप्टिमम कैश बैलेंस कहलाता है संस्था का। यानी इतना जब रहेगा Z यानी Z तक आपके पास पैसा रहता है तो ये एक बेटर कंडीशन होती है आपकी संस्था के लिए। क्लियर है। यानी कि ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब भी कैश बैलेंस H को टच करे या O को टच करे तब क्या करना है, आपको ये कह सकते हैं फ्लक्चुएशन करता है, तब आपको सिक्योरिटी को परचेज और सेल करना होता है। यानी जब H के पास चला जाए या आपका इस पॉइंट पे आ जाए या इस पॉइंट पे आ जाए तो आपको क्या करना है, इसमें फ्लक्चुएशन चलेगा, उतार चढ़ाव चलेगा, आपको सिक्योरिटी को परचेज और सेल करना है। तो देखिए परचेज कब करोगे, जब आप अपर पॉइंट को टच करोगे। क्लियर है।
सिक्योरिटी को सेल कब करना है, जब आप लोअर पॉइंट को टच करते हो। तो ये जो मेन है, ये मिलर और का सिद्धांत का मेन डायग्राम है जिसको आपको ध्यान रखना है। और यहां हम लिख सकते हैं फ्लक्चुएशन कैश बैलेंस। क्या लिखेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रही है, बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रहा है, कभी अपर पॉइंट पे जा रहा है, कभी आपका लोअर पॉइंट पे जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लक्चुएट कैश बैलेंस, क्लियर है। और हमने यहाँ पे टाइम पीरियड को बता दिया है, क्लियर। तो यहाँ अपर पॉइंट लोअर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको अब ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया। अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ कैश बैलेंस, यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, सिक्योरिटीज को परचेज करने वाले हो। इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, सिक्योरिटीज को सेल करोगे, क्लियर है। क्यों करोगे, क्योंकि आपको जेड पॉइंट पे रिटर्न होना होता है, इसीलिए आप ऐसा करते हो, क्लियर है। आपको अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट और जेड पॉइंट ये आपको क्लियर होना जरूरी है। इस कह सकते हैं मॉडल का ये मेन कंसेप्ट है, क्लियर है आपको। तो ये मिलर और का सिद्धांत का जो डायग्राम था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है उसके बारे में। देखिए इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था जेड यानी जो रिटर्न पॉइंट है √3 यानी कि 3b और वेरिएशन अपॉन 4i, ये इनका फॉर्मूला था, किसका, जो मिलर और का सिद्धांत है। b मीन्स क्या हो गया, b मीन्स हो गया आपका जो फिक्स कॉस्ट एसोसिएट विद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, यानी प्रतिभूति व्यवहार से संबंधित स्थायी लागत। प्रतिभूति व्यवहार से संबंध स्थायी लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएट विथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया दैनिक शुद्ध रोकड़ प्रवाह का प्रचरण यानी कि वेरिएंस ऑफ डेली नेट कैश फ्लो, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको सारी गिवन होगा, सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तो आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई करके आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। वेरिएशन ऑफ डेली नेट कैश फ्लो, क्लियर। आई का मतलब क्या हो गया है, अभी हमने पहले भी बात की थी, इंटरेस्ट रेट पर डे ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट रेट पर डे ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, मेलर और का जो सिद्धांत है उसका फॉर्मूला है, यानी कि ये 3b वेरिएंस अपॉन 4i का मतलब क्या हो गया, b का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएट विद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, यानी प्रतिभूति व्यवहार से संबंध स्थायी लागत, ठीक है। और वेरिएंस क्या हो गया, ऑफ डेली नेट कैश इनफ्लो। और आई का मतलब क्या हो गया आपका, आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट पर डे ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्लियर है। इंटरेस्ट रेट आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कौन सी दे रखी है, पर डे की। पर ईयर जब दे रखा हो तो आपको पर डे में कन्वर्ट करके निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग कि इसकी मेन आलोचनाएं कुछ है तो उसके बारे में। तो देखिए इसकी मेन एजम्पशन मैंने आपको बताई। देखिए मेन ये सिद्धांत हमने देखा, मिलर और का सिद्धांत, इसमें हमने
ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, HOZ। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि मेलर और के जो सिद्धांत है उसमें H का मीनिंग क्या है, O का मतलब क्या है और Z का मीनिंग क्या है। जब आपका क्वेश्चन बड़ा आए तब आपको इसमें डायग्राम बताकर क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है कि अपर पॉइंट क्या है, क्यों हम परचेज करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि कैश बैलेंस ओवर हो रहा है। कैश बैलेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश बैलेंस आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ हमें लाने के लिए, बराबर करने के लिए परचेज करनी पड़ेगी सिक्योरिटीज। यहाँ पे इस पॉइंट पर आपका कैश बैलेंस नीचे जा रहा है और हमें यहाँ लाना है, तो इसके लिए हम सेल करेंगे सिक्योरिटीज। चलिए बात करते हैं कि जो हमने अभी बात की सारी की सारी, तो उसमें एजम्पशन क्या है मेन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि मेन इसकी एजम्पशन क्या है। देखिए अगर हम बात करें इसके सिद्धांत के एजम्पशन की, तो देखिए फर्स्ट क्या कह रही है, द मेन एजम्पशन ऑफ दिस मॉडल इज दैट देयर इज नो इक्वलिटी इन इट विथ कैश, दैट इज देयर इज अनसर्टेनिटी ड्यू टू irregular and unpredictable fluctuation in the cash balance, जो कि हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही इस चीज़ को बात की थी कि यहाँ पे कैश अमाउंट की जो राशि रहती है, यानी कि इस मॉडल की एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन क्या कहती है कि रोकड़ शेष में किसी भी प्रकार की साम्यक प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी इक्वलिटी नहीं होती है, ठीक है, अर्थात रोकड़ शेष में अनियमितता यानी इरेगुलर और अप्रत्याशित उच्चावरण होने के कारण अनिश्चितता रहती है, ठीक है, यानी कि ये सिद्धांत क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन होता है, इसीलिए इसमें अनसर्टेनिटी होती है। आपने देखा ना कि H से हम लोग Z पे आते हैं, फिर Z पे अगर हम लोग 0 पे आ गए तो फिर हमें Z पे जाना होता है, तो इस तरह की जो फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए कारण इसमें रेगुलरिटी यानी कि नियमितता नहीं रहती है, यानी अनिश्चितता रहती है। क्लियर है आपको। सेकंड क्या कह रही है इसके एजम्पशन, कंटिन्यूइंग फ्लक्चुएशन इन कैश बैलेंस ऑल्सो हैव एन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी ये मान्यता है, ध्यान रखिएगा कि ये मान्यता क्या कह रही है कि रोकड़ शेष की राशियों में निरंतर जो फ्लक्चुएशन आता है, यानी कैश बैलेंस में जो कंटिन्यू फ्लक्चुएशन आता है, वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है कैश बैलेंस को। क्लियर है, यानी कि जो कंटिन्यू फ्लक्चुएशन आ रहा है किसमें, कैश बैलेंस में, वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है संस्था में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि H का जो अपर लिमिट है और Z का मतलब जो ऑप्टिमम पॉइंट है, Z को जिसे हम रिटर्न पॉइंट कहते हैं, ठीक है, उस रिटर्न पॉइंट की स्थिति में बार बार हमें क्या करता है, चेंज करता है, यानी स्थिर लागत और जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है उसमें बार बार चेंजेस करना पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण भी कैश बैलेंस हमारा जो इफेक्ट होता है उसमें भी बदलाव आता है। तो जो बाउमॉल का मॉडल था जिसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे जो फोकस किया था, तो उन्होंने नहीं बताया था कि कैश बैलेंस में भी अगर फ्लक्चुएशन आता है तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुपम, तो ये इसकी 2 मेन एजम्पशन थी कि इसकी आपने जो मिलर और का जो सिद्धांत आज देखा उसकी। क्लियर है। तो मिलर और का जो सिद्धांत हमने देखा था उसमें आपको जो की पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे जो कैश की अमाउंट होती है वो अननोन होती है, पता नहीं होता है, ये कंट्रोल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। मिलर और का सिद्धांत 1966 में आया था, जबकि बाहुमॉल का 1952 में आया था। अगर 2 मार्क्स में आपको डिफरेंस पूछे तो ये आप बता दीजिएगा कि मिलर और के सिद्धांत में अमाउंट जो कैश की राशि होती है वो अज्ञात होती है। क्लियर है, और कंट्रोल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जबकि बाहुमॉल का जो सिद्धांत है वो उसकी कैश की राशि हमें ज्ञात होती है और ये कंट्रोल प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता है। इसके साथ ही हमने इसमें इंपॉर्टेंट 3 वर्ड की बात की। तो H का मतलब होता है अपर कंट्रोल, यानी कैश बैलेंस ज्यादा हो जाए। O का मतलब है कैश बैलेंस बहुत कम हो जाए। और Z पॉइंट ऐसा होता है जो कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस यानी अनुकूलतम नगद शेष को बताता है, जिसपे हमें रिटर्न होना होता है। सिक्योरिटीज को परचेज किस बिंदु पे किया जाता है, किस पॉइंट पे, H पे।
सिक्योरिटी को सेल किस पे किया जाएगा, लोअर पॉइंट जिसको हम 0 कहते हैं। साथ ही हमने ये डायग्राम बनाया, ये आपको बनाना है जब आपके क्वेश्चन आ जाए कि मेलर और के प्रिंसिपल को बताइए। क्लियर है आपको? तो ये आपको डायग्राम इसमें बताना है। साथ ही हमने कुछ एजम्पशन के बारे में भी डिस्कस किया, जो एजम्पशन मेन थी, जो कि कीवर्ड है इसके मेन पॉइंट कह सकते हैं कि कैश में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, इसीलिए इसमें अनिश्चितता यानी कि इनरेगुलर बना रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से। और साथ ही साथ जो कैश होता है, कैश मैनेजमेंट, वो सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। वो कैश बैलेंस में जो कंटिन्यू फ्लक्चुएशन आता है कि हमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेल करनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये इफेक्ट होता है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट मॉडल मिलर और का सिद्धांत, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही मॉडल थे, बाहुमॉल और मिलर और का सिद्धांत। ओके, थैंक यू।